लास्ट वीडियो में हमने कृषि तक छोड़ा था, आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन वहाँ पर था कि मतलब भारतीय इतिहास, जो कृषि इतिहास है उन्होंने किसने लिखा है, तो MS रंधवा ने लिखा है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ से स्लाइड से। तो देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, तो GBPSU पंतनगर है। कहाँ पर, पंतनगर में GBPSU है। और भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कहाँ पर, तो 1960 में हुई थी। और यदि खाद्यान्नों की सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश होना चाहिए। कितना, तो आर्द्रता में कम से कम जो है 14% कम होनी चाहिए। और फिर आता है कि भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण और सन्निकट रूपण है क्या, कितना दे, नेट बुआई का क्षेत्र 47%, वन 23% और अन्य क्षेत्र 30% है भारत में, मतलब भारत की पूरी भूमि में। फिर आता है कृषि में युग्म पैदावार का आशय है विभिन्न मौसम पर 2 फसल उगाना, युग्म पैदावार कहलाती है, मिक्स्ड क्रॉप कहलाता है। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है, तो पशुपालन और शस्य उत्पादन का एक साथ कार्य, मतलब दोनों कार्य एक साथ चलते रहे, उसे मिश्रित खेती कहा जाएगा। फिर आता है प्रकृति पर निर्भरता, उत्पादकता का निम्न स्तर, फसलों की विविधता तथा बड़े खेतों की प्रधानता में से भारतीय कृषि की विशेषता क्या नहीं है, तो बड़े खेतों की प्रधानता नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा है। नेक्स्ट है कि जनसंख्या दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी, सहकारी कृषि एवं भूजोत का छोटा आकार में से एक भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण क्या नहीं है, तो सहकारी कृषि नहीं है। बाकी प्रच्छन्न बेरोजगारी भी निम्न उत्पादकता का कारण है, जनसंख्या दबाव भी है। अब आता है कि भारत में संकार्य चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार क्या है, तो राजस्थान में है। कहाँ पर, राजस्थान में है। भारत में संकार्य चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार। फिर आता है कि भारत में कृषि को समझा जाता है क्या, तो कृषि जीव का उपार्जन का साधन माना जाता है, इसी से सबकी जीवन चलता है। फिर आता है भारतीय कृषि के संदर्भ में सही कथन क्या है, तो भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाले लगभग 90% क्षेत्र जो है वर्षा द्वारा पोषित किए जाते हैं। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये लोग ज़्यादा जो है फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है, तो ढेंचू या ढेंचा जो उगाया जाता है वो सबसे उपयुक्त होता है। ढैंचा, सनई, बोड़ा, लोबिया जिसे कहा जाता है तथा ग्वार जैसे हरी खादों वाली फसलों में से नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक किसमें है, तो बोड़ा में, किसमें, लोबिया में। फिर आता है कि संतुलित उर्वरक का प्रयोग किया जाता है किस लिए, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद की गुणवत्ता उन्नत करने हेतु, भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए। फिर आ गया है नेक्स्ट हमारा, केरल तक, तमिलनाडु तक और तेलंगाना तथा विदर्भ में से दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र कौन सा है, तो तमिलनाडु तक है। कौन सा, तमिलनाडु तक। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में से सबसे संपन्न राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य कौन सा था, तो पंजाब था। हरित खेती किससे है, तो समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति, ये समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से रिलेटेड है। फिर आता है भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों के उत्पादों की पहुंच, नकदी फसल पर बल, आय असमान में वृद्धि, आर्थिक सहायता में कटौती आदि। फिर नेक्स्ट है कि बीज ग्राम संकल्पना, सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य सर्वोत्तम वर्णन करता है किस चीज की, तो किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन करने का और उनका प्रशिक्षण देने में लगाना और उनको द्वारा दूसरे को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। तो अब नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक है वो हरित क्रांति से रिलेटेड है। चलिए अभी इसे पूरा पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी 7वें दशक के दौरान। और सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी किनके द्वारा, तो MS स्वामीनाथन के द्वारा। नॉर्मन बोरलॉग या नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वह संबंधित हैं किससे, संयुक्त राज्य अमेरिका से रिलेटेड है वे। फिर आता है विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग हैं। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है किसका, तो डॉक्टर स्वामीनाथन का, और मैक्सिको के बीच से इन्होंने जो दोनों का जो है क्रॉस कराया था। और हरित क्रांति से अभिप्राय है किससे, तो उच्च उत्पादन वैरायटी प्रोग्राम से, मतलब
जो कि आपकी खेत जो है ज़्यादा उपज दे। फिर आता है कि मोटे अनाज दलहन गेहूं तथा तिलहन में से हरित क्रांति गेहूं संबंधित है किससे, तो गेहूं के उत्पादन से। वह फसल जिसको हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं प्रोडक्टिव दोनों में हुआ तो कौन था, गेहूं था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति हुई थी किसमें, तो गेहूं के उत्पादन में हुई थी। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन थी, तो मैक्सिकन गेहूं थी। क्या थी, मैक्सिकन गेहूं थी। फिर आता है भारत में द्वितीय हरित क्रांति से संबंधित में सही क्या है, तो इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो रहने सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक तकनीक का विस्तार करना था। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना था। हरित क्रांति और के घटक क्या थे, तो उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कें और विपणन, यानी हाई यील्ड वेराइटीज का यूज करना और जिसके कारण ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हो। फिर आता है कि कथन है कि भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई। कारण क्या है, तो भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई। तो दोनों सही है, परंतु ए की सही व्याख्या नहीं करता है। फिर आता है इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है, तो इसमें कृषि क्षेत्र की सभी क्रांतियां शामिल हैं। और अब नेक्स्ट बात करें, सही सुमेलित करना है। तो फिर आता है हमारा कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि किसके लिए कौन सी यूज हुई, तो हरित क्रांति यूज की गई। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन में नीली, उर्वरक क्रांति में भूरी मतलब उर्वरक के लिए भूरी क्रांति, उद्यान कृषि के लिए सुनहरी क्रांति। फिर से सुन लीजिए, खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन में नीली क्रांति, उर्वरक में भूरी क्रांति और उद्यान कृषि सुनहरी क्रांति से रिलेटेड है। फिर आता है गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज से। कई बार इसे जो है कि मान से भी रिलेट किया जाता है, लेकिन गुलाबी क्रांति प्याज से है। जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया है किसके द्वारा, जीबी पंत एवं कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। फिर आता है खाद्यान्न फसलें। रबी की फसल जो है सबसे पहला हमारा है, तो चलिए स्टार्ट इसे भी कर लेते हैं। तो रबी फसल की बुआई होती है कब, तो अक्टूबर नवंबर महीने में। कब, अक्टूबर नवंबर महीने में। रबी फसल है क्या है, तो सरसों है, मसूर है, चना है, गेहूं है और आदि है। गेहूं की अच्छी खेती आवश्यक परिस्थिति समुच्चय है क्या, तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा कारण। फिर आता है गन्ना, कपास, जूट तथा गेहूं में से नकदी फसल सम्मिलित नहीं है। देखिए गन्ना भी तुरंत काटेंगे बेचेंगे, कपास भी वही है, जूट भी वही है, लेकिन गेहूं जो है कि सम्मिलित इसमें नहीं है नकदी फसल में। नकदी फसल का समूह क्या है, तो कपास है, गन्ना है, केला है। जैसे काटा आपने, थोड़ी सी प्रक्रिया यूज की, उसके बाद जो है उसे बेच दिया, तुरंत नगद आपको दाम मिल गया। 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्य की दृष्टि से सही क्रम क्या है, तो सबसे ज्यादा जो है कि उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और फिर पंजाब। भारत की अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य में कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जो है गेहूं उत्पादन करता है। फिर आता है मही सुगंधा प्रजाति है किसकी, धान की फसल है। किसकी, धान की। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान किस किस चीजों में, तो गेहूं में, आलू में और गन्ना उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रमुख स्थान है इसमें। फिर आता है गेहूं की वह प्रजाति जो प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की है, तो सोनारा 64 है। और गेहूं में बौनेपन का जीन किसमें है, तो नॉरिन 10 में है। और मैक्रोनी गेहूं उपयुक्त होती है किसमें, असिंचित परिस्थितियों के लिए। राज 377 एक प्रजाति है गेहूं की, कई बार पूछ दिया जाता है, लेकिन अब ज्यादा पूछता नहीं इन सब रिलेटेड। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है किसकी, तो गेहूं की है। यूपी 308 एक प्रजाति किसकी, तो गेहूं की है। और गेहूं की फसल का रोग कौन सा है, तो रस्ट। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रस्ट इनमें से किससे रिलेटेड है, तो गेहूं की फसल का ये एक रोग होता है। और कल्याण सोना एक किस्म है किसकी, तो गेहूं की है। किसकी, गेहूं की। गेहूं की अधिक पैदावार वाली किस्में हैं कौन सी, तो अर्जुन है, सोनालिका है। गेहूं के साथ 2 फसली के लिए अरहर की उपयुक्त की जाती है, तो किसके लिए, यूपीएस 120 के लिए। फिर आता है नेक्स्ट हमारा कि सही कथन है भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्योन्नति धान गेहूं है। एक प्रसार कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं होती है इसमें। फिर आता है ट्रिटिकेल
जिन दो के बीच का संकर क्रॉस है वह कौन सा है? तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, गेहूं और राई के बीच ट्रिटिकल इन दोनों का क्रॉस ब्रीड होता है। फिर आता है करनाल बंट। करनाल बंट एक बीमारी है किसकी? तो गेहूं की। फिर आते हैं हम खरीफ फसलों पर। अब खरीफ फसलों के बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो धान की उत्पत्ति कहाँ से स्टार्ट हुई है? तो दक्षिण पूर्व एशिया में जो है कि सबसे पहले इसे पाया गया। खरीफ की फसल है, कपास है, मूंगफली है, धान है, आदि है। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु क्या होनी चाहिए? तो चावल के लिए कम से कम मिनिमम आपका 100 सेंटीमीटर जो है कि वर्षा होनी चाहिए, उससे ऊपर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप होना चाहिए। फिर आता है मसूर, अलसी, सरसों तथा सोयाबीन में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो सोयाबीन है। कौन सी है? सोयाबीन। भारत के प्रमुख खाद्यान्न में चावल और फिर आता है खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो चावल है। कौन सी है? चावल है। भारत में वह फसल जिसके अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है तो वो धान है, ज्यादातर धान बोया जाता है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश, मतलब चावल की खेती के लिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल है इसका। भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन वर्ष 2014-15 में कितना था? तो 2390 किलोग्राम था। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम किस एरिया को कहा जाता है? चावल के कटोरे के नाम से तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है। धान की उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पे है? तो पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब में। जया, पद्मा एवं कृष्णा उन्नत किस्म है किसकी? तो धान की। जया, पद्मा और कृष्णा उन्नत बीज हैं किसकी? धान के। अमन धान उगाया जाता है जून, जुलाई और नवंबर दिसंबर कटाई हो जाती है इसकी। और फिर आता है कि पूषा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है किसकी? धान की। बरानी दीप किसका है? धान की किस्म है। बासमती चावल की संकर प्रजाति है कौन सी? पूसा RH10। बासमती चावल की रुपाई हेतु उपयुक्त बीज क्या है? तो 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर है बासमती के लिए। फिर आता है कि यहाँ भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। और वह जीव जो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक की ही कार्य कर सकता है वो कौन सा है? नीलहरित शैवाल है। अब कथन आता है कि भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। और दूसरा है कि भारत में पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक होता है, वर्षा होती है। तो सही ए है कि भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान की उत्पादकता अधिक होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, विगत एक दशक में भारत में जिस फसल के लिए प्रयुक्त कुल कुष्य भूमि लगभग एक जैसी बनी है वह कौन सा है? तो चावल है। देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। कौन सा? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। फिर आता है भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वह राज्य जिसमें संकर धान की खेती के लिए अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, क्षेत्रफल है, तो उत्तर प्रदेश में है। वह फसल जो जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है वो कौन सी है? तो मूंग और उड़द है। फिर से सुनिए, वह फसलें जो जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है वो कौन सी है? मूंग और उड़द। अब बात करें नकदी फसलें, तो कपास। कपास के बारे में, भारत में कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कपास अधिकतम मात्रा में उत्तरी पश्चिमी और पश्चिमी भारत में उगाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है। मध्य प्रदेश का वह जिला जो कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है, तो उज्जैन और शाजापुर। फिर आता है महाराष्ट्र में वह फसल जो श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है। कपास को श्वेत स्वर्ण कहा जाता है। सत्य कथन क्या है कि भारत कपास के पौधे का आदि निवास है। विश्व में भारत पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई और जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन हुआ इसका। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं बीज से। किससे? बीज से। महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद होती है। अब बात करें गन्ने की। किसकी? गन्ने की। तो भारत का वह राज्य जिसमें गन्ने की खेती के लिए अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है तो उत्तर प्रदेश है। भारत की फसलों में से वह फसल जिसके अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के संचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है तो किसका है? तो गन्ने का। क्या है? भारत की फसलों में से वह फसल जिसके अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में संचित क्षेत्र का
सर्वाधिक प्रतिशत। फिर आता है भारत में 3 गन्ना उत्पादक राज्यों को घटते क्रम में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, अभी हमने सुना। अब सही कथन क्या था? तो चीनी उत्पादन प्रक्रम की सीरा एक उपोत्पादक है। चीनी कारखानों में, चीनी मिलों में से निकली खोई भाप बनने के लिए बायोलोरो में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। चलिए अगला है कि गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम को जिस धारणीय गन्ना उपक्रम के रूप में जाना जाता है वो कौन सा है? तो कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। इसमें चयन ड्रिप सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतराशयन की ज्यादा गुंजाइश होती है। फिर आता है गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है। कब? तो पकने की अवधि में पाला गिर जाता है तो जो है कि मिठास कम हो जाती है उसमें। फिर आता है चीनी उद्योग से संबंधित कथन नहीं है, सही है कौन सा? तो विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक है। केंद्र कौन सा? तो आंध्र प्रदेश है। भारत का शक्कर का प्याला किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित हुई कहाँ पर? तो प्रतापपुर देवरिया में। और फिर आता है कि उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण का कारण क्या है? तो गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतम उत्पादन, गन्ने में शर्करा का अधिक होना, पेराई का अधिक लंबा मौसम होना। नेक्स्ट आता है कि गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है। कोयम्बटूर में गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है। SBI कोयम्बटूर में। गन्ने की अड़साली फसल पकने के लिए समय लेती कितना? तो 18 माह लेती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है तिलहन। तो तिलहनी फसल कौन कौन सी है? तो सूरजमुखी है, तिल है, अलसी, सोयाबीन, अरंडी आदि। इनमें तेल पाया जाता है आपका। पीली पीत क्रांति संबंधित है किससे? तो पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो मूंगफली है। पेंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है किसके लिए? मूंगफली के लिए। भारत में सोयाबीन एक अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। भारत में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। कौन सा? गुजरात है। फिर आता है हमारा मूंगफली के क्षेत्रांतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन भारत का राज्य कौन करता है? तो पंजाब करता है। राजस्थान प्रमुख उत्पादक है किसका? सरसों का। अब मैप दिया था, मैप क्लियर है नहीं, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा ये यहाँ पर है, महाराष्ट्र का क्षेत्र है। फिर इधर मूंगफली, गन्ना, रागी तथा तंबाकू के लिए चाहिए है। चलिए आते हैं, भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन फसल कौन सी है? तो सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, तिल। सरसों की प्रजातियां हैं कौन सी? वरुणा, पूसा, बोल्ड एवं पीताम्बरी आदि। जिप्सम का अधिक मात्रा आवश्यक होती है किसके लिए? मूंगफली के फसल के लिए। कौशल उन्नति प्रजाति है किसकी? तो मूंगफली की। किसकी? मूंगफली की। अब बात कर लेते हैं दलहन। वह देश जो दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक है कौन सा है? उपभोक्ता भी है तो भारत है। भारत उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है इसका। भारत में सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता। क्या? तो दालों का निर्यात नहीं किया जाता है, हमारे यहाँ खुद ही होती है, हम उसका यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट में है कि भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। और फिर हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है किसमें? तो दालों में। दलहनी फसलों में राइजोबियम नाम के जो है इसमें पाए जाते हैं बैक्टीरिया। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु आवश्यक तत्व क्या है? तो कोबाल्ट है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करने के लिए दलहनी फसल है कौन सी? चना, मटर एवं मूंग। दलहनी फसलों में संतुलित खाद्य का अनुपात APK है कितना? तो 1:2 है। अरहर का जन्म स्थान क्या है? तो भारतवर्ष। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है किसकी? अरहर की। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है किसकी? बहार अरहर की है। फिर उसके बाद मटर की पत्ती विहीन जाति कौन सी है? अपर्णा है। ये क्वेश्चन में आया हुआ है कि मटर की पत्ती विहीन जाति कौन सी है? तो अपर्णा है। फिर आता है रेशम। रेशम में भी हम ये नकदी फसल हम चल रहे हैं अभी। तो रेशम, भारत में सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। भारत का 60% से अधिक कच्चा रेशम कहाँ प्राप्त होता है? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। अब सही सुमेलन करना है तो शहतूत रेशम कहाँ प्राप्त होता है? तो कर्नाटक में। टसर रेशम कहाँ प्राप्त होता है? तो झारखंड में।
ईरी रेशम कहाँ प्राप्त होता है? तो असम में। मूंगा रेशम कहाँ प्राप्त होता है? तो असम में। फिर आता है हमारा मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत के असम में होती है। कहाँ? असम में होती है। कौन सी? मूंगा रेशम। मूंगा रेशम इंपॉर्टेंट है। टसर रेशम की अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो टसर झारखंड में सबसे ज्यादा होती है। बागानी फसलें अब देख लेते हैं। काफी और कहवा जिसे कहा जाता है। तो राष्ट्रीय बागानी परिषद बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1984 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद करिए। यद्यपि कॉफी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, तथापि इनकी कृषि से संबंध में इन दोनों के कुछ अंतर पाया जाता है। क्या है इस संदर्भ में सत्य कथन? तो कॉफी के पौधे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की और उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जाती है। काफी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, लेकिन चाय केवल डाली कलम के द्वारा ही प्रवर्धित कर दी जाती है। भारत में सर्वाधिक काफी का उत्पादन किया जाता है कहाँ पर? तो कर्नाटक में। भारत में देश का 72.3% की अधिक काफी अकेले कौन पैदा करता है? तो कर्नाटक पैदा करता है। कौन? कर्नाटक। फिर आता है हमारा भारत में कहवा की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है कर्नाटक में। चाय और रबड़ के बारे में बात करें तो वर्ष 2015 के आंकड़ों के अनुसार चाय के उत्पादन में उपभोग में चीन का प्रथम तथा भारत का द्वितीय स्थान रहा है। तो चाय के उत्पादन में सबसे पहला कौन है? तो चाइना है, दूसरे पे इंडिया है। भारत में वह नकदी फसल जिसमें अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है तो चाय होती है, एक्सपोर्ट की जाती है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। किस चीज़ का? चाय का। मतलब यहाँ पर उपभोग कम होता है, और लेकिन उपभोग भी तो होता है, ऐसा थोड़ी नहीं कि उपभोग नहीं होता है, लेकिन कम होता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। भारत चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। ये आर गलत है, देखिए यही पर आ गया जो डिस्कस कर रहे थे कि भारत में चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक देश है भारत चायों में, और भारत में चाय की घरेलू खपत कम नहीं है, वो भी अधिक ही है। एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक है और ढलावी पहाड़ी स्थल है, खेती अभिष्ट आइडियल होगी किसकी? चाय की। तो ग्रीन गोल्ड किस्म किसकी है? तो ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है? चाय की। ये भी इंपॉर्टेंट है। बराक घाटी महत्वपूर्ण है किस फसल के लिए? तो धान के लिए। धान के लिए। भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में पाया जाता है? तो केरल में पाया जाता है। अन्य बागानी फसलें देख लेते हैं। तो भारत का वह राज्य जहाँ कहवा, रबड़ तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है तो कौन सा है? कर्नाटक है। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य शस्य क्या है? तो चाय, रबड़, नारियल और कहवा है। फिर आता है सही कथन। चाय असम की मुख्य फसल है। तंबाकू आंध्र प्रदेश के विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करता है। भारत में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत वृहत्तम क्षेत्र कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में टोबैको। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु। काली मिर्च की अधिकतम उत्पादन विश्व में कहाँ होता है? तो वियतनाम और भारत में होता है। कहाँ पर? काली मिर्च। इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है राज्य कौन सा? तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। काली मिर्च के लिए अंग्रेज यहाँ से आते थे और मसाला लेकर जाते थे। तो आता है इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल राज्य विश्व भर में जाना जाता है किस लिए? तो गर्म मसालों के संवर्धन के लिए। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? तो केरल। लौंग प्राप्त होता है किससे? पुष्पकली से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। तो लौंग की खेती मुख्य होती है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब। लौंग प्राप्त होता है कहाँ से? फिर आता है कि सही सुमेलित करना है कि जूट पश्चिम बंगाल, चाय असम, रबड़ केरल, गन्ना उत्तर प्रदेश। भारत में काली मिर्च की खेती के लिए अनुकूल दशाएं हैं कहाँ पर? तो उष्ण और आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा और 1100 मीटर तक की ऊंचाई, पहाड़ी ढाल, 15 डिग्री से 30 डिग्री वार्षिक ताप होना चाहिए। फिर आता है भारत में काला सोना के रूप में किसे कहा जाता है? तो काली मिर्च और कोयला को काला सोना कहा जाता है। भारत में फसलों का सर्वाधिक उत्पादक है कौन सा राज्य? तो फसलों का सर्वाधिक उत्पादक गुजरात है। काजू का प्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम कल से स्टार्ट करें झूमिंग